जी बेंजा ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, लगता है निकल गया क्या? हेलो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा टू ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम सर। जय सिया राम। गुड इवनिंग। गुड राधे इवनिंग। राम। सब जने एक बार विश करके और प्लीज़ म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को आप सबको मज़ा आएगा ज़्यादा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपना प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए और सभी को म्यूट कर लीजिए। इससे जय क्या श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेंद्र भैंसा महाराज। जय जिनेंद्र। तो ठीक हो? जी तो अब आज आपकी एक लर्निंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है।
इस एकाग्र एस्ट्रो वास्तु प्लेटफॉर्म से। तो मैं सभी का, जितने भी मेरे एकाग्र एस्ट्रो वास्तु फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, जो इतना भरोसा किया इस कोर्स के लिए, इतनी जो रिकमेंडेशन थी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, रियली दिल से बोलता हूँ थैंक यू। तो जैसा कि हमारा वेलकम सर, वेलकम। रिचुअल है कि हम जो मेरी जो भी क्लास होती है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ में एक ऐसी डिवाइन सोल है, जैन साध्वी जी है, मेरी गुरु भी कहता हूँ मैं, बड़ी बहन भी कहता हूँ। और मेरी क्लास की शुरुआत यही करती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कर लीजिए और सुनिए, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी वैन सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। शोर बहुत आ रहा है भैया, आप कर दो अपनी तरफ से सबको म्यूट। मैं कर दूंगा, फिर सब म्यूट हो जाएंगे। नहीं, बाद में खोल देना ना। जी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंच सव्येसिंग पड़ मम हवै मंगलम, मंगलानंच सव्येसिंग पड़ मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। मंगल पाठ भी भैया जी। न उत्सगरंग पासंग पासंग बंदामी कम गण मुखंग विसर्विस निनासन, मंगल कल्याण आवासंग विसर्पुलिंग मंतंग कंठे धारे जो श्यामणवो, तस गैरोग मारी दूर सिरा जनते उसामंग चिट्ठो दोरे मंतो, तुझ प्रणामो वे बहुफलो होय नर त्रेसु विजीवा पावंती न दुख दो गच्छंग, तुअ सुमत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पाय बबिये, पावंती अविगेणम जीवा एरम अरम ठाणम, यस संत्वो महायस मति भर निभ रेण ही एणता देव दिज बोहिंग, भवे भवे पास जिणचंद, भवे भवे पास जिणचंद। ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाश के विस्फोटक व्यम प्राप्त रक्ष रक्ष महाबलय, यत्र तव तिष्ठे देव लिखतो अक्षर पंक्तवि रोगास तत्र प्रणश्यन्ति, बात पीठ कफोदवा तत्र राजभयम नास्ति आंति कर्णे जपातक्षम, शाकिनी भूति वेताला राक्षसा प्रबंतिनो न काले मणम तस्य न च सर्पेण दर्श्यते, अग्नि चोर्भ्यम नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं घंटा कर्ण नमोस्तुते। ओम नर वीर ठय 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 स्वाहा। ओम नमो न सुर सुरगल विवेक परिवंदे गए किले से हरिय सिद्धार्य उपजाय सब साउणम। ओम नमो न सुर सुरगल विवेक परिवंदे गए किले से हरिय सिद्धार्य उपजाय सब साउणम। ओम नमो न सुर सुरगल विवेक परिवंदे गए किले से हरिय सिद्धार्य उपजाय सब साउणम। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतोदमो मंगलम। चत्तारी लोग तुम्हारी अंता लोग तुम्हा, सिद्धा लोग तुम्हा, साहु लोग तुम्हा, केवली पनतोदमो लोग तुम्हा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतो जी का शरणा, सिद्धो जी का शरणा, साहू जी का शरणा, केवली पनतोदया धर्म का शरणा। ये चार शरणे दुख हरने मंगल करने, और न शरणा जो कोई भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी फॉलोअर्स को मेरा विनम्र सादर जय जिनेंद्र। देखिए मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। कर्ण पनवार भैया बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ये छुपे रुस्तम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इनको मैंने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल में मैंने देखा है, जो कि पूरे स्टीक इनकी प्रिडिक्शन है और बहुत अच्छे उपाय के साथ बताते हैं। और जो भी ये क्लास देते हैं, मैंने इनकी बहुत सारी क्लास ली हैं,
बहुत अच्छे से पूरे डीप में नॉलेज देते हैं और बड़ी शांति के साथ पेशेंस के साथ ये सभी को पढ़ाते हैं। आप सभी से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। 1 साल पहले किसी लड़की का शादी के लिए, रिश्ते के लिए बायोडाटा आया। मैंने भैया के पास भेजा, लड़के का भी लड़की का भी, कि क्या करना चाहिए, रिश्ता करना है नहीं करना। भैया ने कहा कि करना है नहीं करना क्या होता है, ये तो होगा, ये रिश्ता होना है, इनका हो जाएगा, आराम से होगा और इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। और लड़के वालों के यहाँ भैया ने वास्तु, घर का वास्तु भी किया। कुछ नेगेटिव थे टॉयलेट वगैरह या बेडरूम है, वो भी भैया ने उनका वास्तु किया। और शादी को केवल 2 महीने ही हुए थे और भैया ने कहा कि तुम बेबी कंसीव करो। और वो तो हैरान कि अभी अभी तो शादी हुई है, अभी से कैसे बेबी कंसीव किया जाएगा। भैया ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, तुम बेबी कंसीव करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मेल बेबी होगा। उन्होंने इनकी बात पर विश्वास करके, मान के, और उन्होंने कंसीव किया। और अभी देखिए, मैं भी संशय में थी, कई बार बीच में भी पूछती रही भैया क्या होगा क्या होगा। अभी 21 अक्टूबर को भैया के कहे अनुसार पूरा जो इन्होंने टाइम बताया, जैसे बताया उसी अनुसार किया, तो 21 अक्टूबर को उनको मेल बेबी हो गया। तो हमारा तो और भी विश्वास बढ़ गया। और भी बहुत सारे, मैं बिजनेस में भी, वास्तु में, और मिलाप कुंडली मिलान में, प्रिडिक्शन में, बहुत चीजों में मैं भैया से ही कंसल्ट करती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो इनके एकदम से सटीक प्रिडिक्शन जाती है। तो आप सभी से भी मेरा कहना है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो भी मेन कोर्स होगा, ये तो देखिए एक डेमो क्लास होती है, जो मेन कोर्स होगा भैया का 21 दिन की क्लास रहेगी, या वास्तु की, जितने भी है, आप इनको करना ना भूलें। आप करेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे और बहुत कुछ ग्रहण करेंगे, और भैया बहुत अच्छे से सभी को सिखाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। धन्यवाद रिधि। आप सभी की तरफ से मैं साध्वी जी को धन्यवाद दे देता हूँ। और आप लोगों का वापस से फिर से इस एकाग्र एस्ट्रो वास्तु फैमिली के अंदर सभी का वेलकम है। आप सब लोगों ने अपना जो प्राइसलेस जो टाइम उसको आपने निकाला है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं श्योर करता हूँ कि ये आपके 4 दिन होंगे, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने, डेली 4 डेज के लिए शाम को 8 बजे से 9:30 बजे अपना टाइम को फ्री रखिएगा। और जो यहाँ पे बताया जाता है, जो मैं आपको बताऊँ, उसको आप सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए। यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है आपको, बहुत इजी वे के अंदर बताया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि ये कोई वेबिनार नहीं है, ये कोई वर्कशॉप नहीं है, ये कोई डेमो क्लास नहीं है, ये प्रॉपर बेसिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जो आपको इस कोर्स कंप्लीशन के बाद में इतना तो समझ में आने लग जाएगा कि ये नंबर्स की पावर है क्या, ये नंबर्स का मैजिक कैसे होता है, और हमारी लाइफ के अंदर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी आज हमें कहीं लगता है हमको कि अरे उसने इतना कर लिया, मेरा इतना नहीं हो पाया, मेरा तो लक खराब है, भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिख के भेजा है, अल्लाह ने मेरी किस्मत में क्या लिख के भेजा है, वाहेगुरु ने क्या लिख के भेजा है, यही चलता है। और जब मैं इस फील्ड में नहीं था तो मेरे दिमाग में भी यही आता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब इस चीज़ को समझा और जाना और उसके बाद वर्क किया, तो लाइफ मेरी चेंज हुई। और जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो भी हमारे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए, चाहे कोर्स सीखने के लिए, उन सबकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो खुद बताते हैं इस चीज़ को। आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे अपलोडेड है वीडियोस, वो आप देखिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, सिर्फ इतना सा कीजिएगा आप लोग, आपके जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं पर डे लास्ट में 5 से 10 मिनट आप सबसे बातें करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि आपकी जो भी क्यूरी हो वो सॉल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, आप बेफिक्र रहिए।
अपने हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज़। डिस्ट्रैक्शन होता है तो मैं जिस फ्लो के साथ में जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो बात नहीं हो पाएगी, मेरा कहीं ना कहीं फ्लो टूट जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करके रखिए, अपना ऑडियो म्यूट करके रखिए और ऐसी जगह प्रॉपर बैठ जाइए जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छे से आता हो। प्रॉपर तरीके से बैठेंगे तो वो ग्रेप भी हो पाएगा। ये फ्री कोर्स है, ये एक कंट्रीब्यूशन है जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने सीखा और उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि करण एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो चीज़ सीख रहे हो उससे सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आओ, उसके बाद आप अपने फैमिली रिलेशन सर्किल में यहाँ पे काम करो, उसके बाद आप पीपल्स जो भी जनता है जन सेवा करो। अर्निंग करना जरूरी है बिकॉज हम सब सोशल हैं, फैमिलीज है, फैमिली फीड के लिए एज ए प्रोफेशनल मैं वर्क करता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नहीं सारी चीज़ फ्री कर दूंगा, क्योंकि अभी भी जो ये आप इस प्रोग्राम के अंदर हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सब लोग समझते हैं कि हमको सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। बट एक ये जो एकाग्र एस्ट्रो वास्तु इसका शुरू से हमारा ये प्लान चलता है कि हम साल के अंदर कम से कम 2 ऐसे फ्री फाउंडेशन कोर्सेज करवाए जाए ताकि लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाए। कहते हैं ना, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डॉक्टर नहीं है और आपको कुछ जानकारी है तो वहाँ से डॉक्टर तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अंदर अगर आप फर्स्ट एड भी कर देंगे तो भी उस पेशेंट को थोड़ा रिलीफ आ जाएगा। तो कम से कम इतना तो आप लोग तैयार हो ही जाएंगे और खुद की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम कीजिए। आप पहले इस चीज़ को समझिए और फिर वर्क कीजिए, 100% रिजल्ट आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की कहानी। ये 4 डेज की जर्नी है। सीरियस होके बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि सीरियस होते हैं तो फिर कहाँ जाया जाता है? हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहता है। तो एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए और इस चीज़ को आप बातों बातों में देखिए क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। कोशिश मैं यही करूँगा कि जितना भी हो सकता है अच्छे से मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। तो आप लोगों ने जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया। जिनका भी एनरोलमेंट अगर ड्यू है वो अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि हम कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको सर्टिफिकेट्स इशू कर सकें। सो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा है। मेरा नाम करण सिंह पंवार है। मैं राजस्थान जोधपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इसकी मैं कोचिंग भी करवाता हूँ और इसके साथ में मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ। और इस इंडस्ट्री में आए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट जो जितना आता है उतना मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और आप सब लोगों के जिनके भी फॉर्म्स वगैरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह से लोग, इंडिया के हर स्टेट से, आउट ऑफ इंडिया से जो रेस्पॉन्स दिया गया है, सच में बाय हार्ट कहता हूँ बहुत अच्छा। और ये बूस्टअप है, ये हमारा बूस्ट होता है। अगर इस तरीके से रेस्पॉन्स मिलती है तो हम 1 और 2 नहीं, हम साल के अंदर 4 फ्री फाउंडेशन कोर्सेज भी कर देंगे। और खाली न्यूमेरोलॉजी का नहीं, वास्तु का भी करने को रेडी हूँ मैं, एस्ट्रो का भी करने को रेडी हूँ मैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कर दूँगा। सब कुछ किया जाएगा, बस आप हमारे साथ में कनेक्ट रहिए। तो मुझे सिर्फ आप थम्स अप करके मुझे इतना बता दीजिए कौन कौन इस ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड है। कितने लोग हैं जो ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड है? अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर आप वापस हैंड डाउन कर दीजिएगा। गुड। जीएस बिंद्रा जी, बिकवी जीवन जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, राजेंद्र जी, जीवन जी, सुमिता जी, सुमिता जी फ्रॉम यूएस टेक्सास, राइट? ओके, वेलकम मैम। और बाकी लोग मेरी स्क्रीन पे नहीं है, बट होपफुली काफ़ी लोग हैं जो इस ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड है। जो ये कोर्स है न्यूमेरोलॉजी का, न्यूमेरोलॉजी आजकल कोई ऐसा अननोन वर्ड नहीं है, काफ़ी क्या बहुत लोगों को ये चीज़ें ध्यान है। अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज़, मैं देख लिया सबका। बस अपना वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि मेरी टीम आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर है। तो हमको जिन जिन के नाम और जिनका एनरोलमेंट फॉर्म मिला है उनका सर्टिफिकेट इशू होगा। और यस,
लास्ट ऑफ द डे जो 4th डे होगा उसके लिए एक सरप्राइज है, वो देखते हैं क्या होता है और किसके लिए होता है। तो साथ में जुड़े रहिए और फिर हम चालू करते हैं ये जर्नी ऑफ लर्निंग, राइट। तो न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी है क्या? मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन सब जने प्लीज एक साथ में अनम्यूट मत कीजिएगा। जिसको आता है वो एक जना एक एक करके बताए, नहीं तो ऐसा नहीं हो फिर मुझे सबको जबरदस्ती म्यूट करना पड़ जाए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। ओके जी, यस, बताइए। सुमिता जी आप बताइए, चलिए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। न्यूमरोलॉजी सर ने पूछा क्या है। न्यूमरोलॉजी एक वो संख्याएं हैं जिनको हम रिलेट करते हैं ग्रहों के साथ, और जिनका टोटल करके हम जो टोटल निकालते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं कि कौन से ग्रह के साथ में उसका लेना देना है। जैसे 10 नंबर अगर किसी का है तो उसका 1 + 0 मतलब 1, मतलब सूर्य का नंबर, ठीक है। तो उससे हम उसको रिलेट करते हैं। 2 नंबर मतलब चंद्रमा का नंबर, 3 नंबर मतलब बृहस्पति का नंबर, 4 मतलब राहु का नंबर, 5 बुध का नंबर, इस तरीके से। सॉरी टू जी। इंटरप्ट यू, सॉरी, बट मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ न्यूमेरोलॉजी क्या है। जी। मुझे सिर्फ वो जानना है, बाकी जो प्लेनेट्स है उनको कैसे कनेक्ट करते हैं ये सब बातें हम करेंगे, नो डाउट। व्हाट इज द Okay. न्यूमेरोलॉजी, जस्ट आई वांट टू नो। न्यूमरोलॉजी नंबर्स की काउंटिंग या नंबर कैलकुलेशन का नाम है न्यूमरोलॉजी। ओके, थैंक यू। जीवन जी आप बताइए सर। Sir, numerology is a science to predict the future, present, on the basis of your birth date. दिशा जी बताइए आप। न्यूमरोलॉजी का ओके हाँ जी दिशा जी आप पहले, आप बताइए। Sure, hi, hello, namaskar sir. नमस्कार जी। Yes, yeah. So according to me, numerology means आपका जन्म दिनांक, आपका टाइम, और आप जहाँ पे मतलब जन्म दिनांक मतलब ईयर, मंथ एंड डेट, जी इन एक तीनों चीजों को मिलाकर आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उसी के बारे में है, और कौन से, और मतलब जीवन के कौन से ईयर में आप उनके हिसाब से अपना प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर गुड बाकी मॉर्निंग, गुड बाकी इवनिंग। सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए, जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे, प्लीज प्लीज। सर जी, ये न्यूमरोलॉजी का ये जो होता है बर्थ डेट का पूरा जो हमारी डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, वो काउंटिंग करके एक नंबर निकालते हैं। उस पे फिर हम लोग फोकस करते हैं कि 4 नंबर है, 2 नंबर है, फिर 2 नंबर के हिसाब से कैसे चंद्रमा और ये सब बैठते हैं। थैंक यू न्यूमरोलॉजी लाइक दैट, जी चंद्रमा, सूर्य, शनि का कैसे चलता है, वो सब नंबर के हिसाब से जी मैम, हम लोग पूरे सब नंबर काउंट करते हैं। थैंक यू। डेट हाँ लाइक 1962, तो लाइक वो हम लोग वो जी सब काउंट जी करके जी। फिर एक नंबर निकालते हैं। ओके राहुल जी आई नो दिस आप मच। बताएंगे, राहुल शुक्ला जी प्लीज। जी जी, नमस्कार सबको। नमस्कार जी। न्यूमरोलॉजी ये एक विज्ञान है, इसको अंक शास्त्र कहते हैं। इस विज्ञान के माध्यम से संख्यों के अंदर क्या एनर्जी होती है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ाई करते हैं और जानते हैं। थैंक यू। तो जैसा आप सब लोगों ने बताया, आप सबकी बात एकदम सही है, आप सब लोग एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ एडिफिकेशन कर देता हूँ। एडिट नहीं कर रहा हूँ, एडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको अब प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। आप जो सब लोग बता रहे हैं वो एकदम सही है। न्यूमेरोलॉजी इज द नंबर्स साइंस है, ये नंबर्स की साइंस है और किस तरीके से काम करती है। लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन शायद सुना नहीं, या हो सकता है पहुंचा नहीं आप तक। मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो अब सीधा सा हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ।
स्क्रीन शेयर हो रही है? एक जना थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अब स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं उस गॉड का जिनकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ, हम सब एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, और उसके बाद वो सारे गुरु जो मेरी लाइफ के अंदर आए, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा, उन सभी का थैंक यू देता हूँ मैं दिल से कि आज जो भी हूँ मैं उन लोगों की बदौलत हूँ। और प्लस आप सभी लोगों का थैंक यू जो आप इतना प्यार देते हैं, जो इतना आपने रिस्पेक्ट दिया, आप सभी का भी थैंक यू। तो ये है मेरे, आप इनको मेंटर बोलिए, चाहे मेरे गुरु बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ये अभिजीत शर्मा सर है जिन्होंने जो कुछ भी कह सकते हैं, मैं इतना शार्प माइंडेड नहीं हूँ, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और आज इस लायक बनाया कि मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ। बस मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं बस जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है वो आपको डिलीवर करने आया हूँ। ठीक है। तो ये मेरे टीचर है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लर्निंग की जर्नी को। तो जैसा मैंने बोला, मैं बताता हूँ सबसे पहले इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नो अबाउट योर डेस्टिनी। मैंने रिक्रिएट नहीं लिखा, मैंने डिजाइन नहीं लिखा, मैंने रीडिजाइन नहीं लिखा, क्योंकि वो काम डिवाइन का है, हम उसको नहीं कर सकते। हम लोग इंसान हैं, तो हम इंसान की तरह काम कर सकते हैं। तो ये जो साइंस है न्यूमेरोलॉजी, इसकी हेल्प से आप अपनी डेस्टिनी, जो उस डिवाइन ने आपकी डेस्टिनी लिख के भेजी, आप उस डेस्टिनी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ को चलाएं तो जो आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सबके आते हैं, वो शायद बहुत कम हो जाए और आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओ। क्योंकि जब चीज़ आपको समझ में आने लग जाए तो फिर इजी हो जाएगा ना समझना। तो इस न्यूमेरोलॉजी साइंस की हेल्प से आप अपनी डेस्टिनी को जान सकते हैं। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है, जब आप इस चीज़ को सीखकर अपनी डेस्टिनी को जाने और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करेंगे या रेमेडी करेंगे, जो भी करेंगे, तो अपनी लाइफ में तो आप चेंज करेंगे, लेकिन उसके साथ में आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारे जो आसपास है, जो हमारे सराउंडिंग है, चाहे हमारे नेबर है, चाहे हमारे रिलेटिव है, चाहे हमारा सोशल सर्कल है, आप उनकी लाइफ में भी उनको पॉजिटिवली आप इम्प्रूवमेंट करके दीजिए। और जो फिर वो ब्लेसिंग जो आपको मिलेगी ना, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसका कोई प्राइस नहीं होगा, और ब्लेसिंग आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, यही ऑब्जेक्टिव हमको बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हम 4 डेज की इस जर्नी के अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे, मैं आपको एक फटाफट से रिव्यू करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरोलॉजी, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू द वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी बीइंग प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूमेरोलॉजी की कुछ फॉर्म्स हैं जो प्रैक्टिस की जाती है। वैसे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, बट उसमें से जो कुछ है जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जिन्होंने काम किया, उनके ऊपर हम बात करेंगे। फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी वी प्रैक्टिस, वी मीन्स आई, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और आफ्टर जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आई प्लस यू इक्वल टू वी। तो फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी वी प्रैक्टिस। रिलीवेंस ऑफ न्यूमेरोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ, इस न्यूमेरोलॉजी का आपकी डे टू डे लाइफ यानी कि आपकी दैनिक जीवन के अंदर, डेली वाली लाइफ के अंदर क्या रोल होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू लोशु ग्रिड, जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी और ये जिनको ध्यान है उनको पता है लोशु ग्रिड क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं लगने लग जाए कि भैया ये तो चाइनीज सिखाने के लिए आगे हैं, ये लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमेरोलॉजी का पार्ट है तो ये हमको चाइनीज न्यूमेरोलॉजी सिखाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोशु ग्रिड को हम सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसकी जो भी आगे की जो चीजें होती है चाइनीज न्यूमेरोलॉजी को, वो हम यूज नहीं करते, सिर्फ एक ग्रिड बना के उसके नंबर्स को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो
टेंशन मत लीजिए, मैं वैदिक के ऊपर ही बताऊंगा आपको, जो अपना इंडियन कल्चर है, जो हमारी संस्कृति और धरोहर है, उसी के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट है लोशो ग्रिड को फिल कैसे करते हैं, वो बताया जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन एंड रिलीवेंस ऑफ साइकिक नंबर, आपने सुना होगा, कोई लोग इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको मूलांक बोला जाता है, कोई लोग इसको ड्राइवर बोलते हैं, कोई लोग इसको बेसिक नंबर बोलते हैं, लेकिन हमको यही बताया गया, और ये एक सुनने में और बोलने में भी थोड़ा गुड साउंड करता है, साइकिक नंबर। साइकिक यानी कि आपकी सोच, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताया जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन एंड रिलीवेंस ऑफ लाइफ पाथ नंबर, आपकी लाइफ पाथ, जो आपकी डेस्टिनी, जो उस डिवाइन ने लिख के भेजी है, उस डेस्टिनी तक जाने का आपका पाथ, आपका लाइफ, आपका जीवन किस रास्ते से गुजरेगा, उसके अंदर क्या हर्डल्स आएंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या अच्छी चीज़ें आएगी, वो जानने का नंबर, इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसको भाग्यांक बोला जाता है, इसको कंडक्टर भी बोला जाता है, और इसको डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं लाइफ पाथ नंबर बोलता हूँ क्योंकि ये वाकई में आपकी लाइफ का पाथ बताता है। एंड जो और नंबर आता है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, वो है कैलकुलेशन ऑफ रिलीवेंस ऑफ कैलकुलेट नंबर इज कुआं नंबर। कुआं नंबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। ये ऐसा नंबर है जो आपकी ग्रिड के अंदर, मतलब अगर आप नॉर्मल व्यू से देखते हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन इस कुआं नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसकी मैं आपको कल इसकी एक टिप दूंगा, आप उसको यूज़ करिएगा और उसे अपना देखिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा भी करती है। फिर इसके अंदर आते हैं 8 प्लेन्स बोला जाता है, लेकिन मैं इसको योग बोलता हूँ क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट है, ऑकल्ट के अंदर योग बोला जाता है। तो इसके अंदर 8 योग होते हैं। वो 8 योगास क्या होते हैं उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ में रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विथ देयर रेस्पेक्टिव प्लेनेट्स, जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स का कनेक्शन है, हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ में कनेक्शन है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ में ट्रेड्स एंड क्वालिटी ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के एट्रीब्यूट, उसकी विशेषताएं क्या है, इनके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। प्लस और जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, जो ये नंबर्स होंगे उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी, मतलब कंपैटिबिलिटी इन द सेंस मैच करना, कौन सा नंबर सम है, कौन सा नंबर विषम है, कौन सा नंबर फ्रेंडली है और कौन सा नंबर नॉन फ्रेंडली है। हम लोग एंटी नंबर यूज़ नहीं करते, एंटी वर्ड हम यूज़ नहीं करते, नॉन फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, या तो फ्रेंडली या नॉन फ्रेंडली। और तीसरा आता है न्यूट्रल नंबर। चूजिंग लकी एंड अनलकी कलर्स, मैं नंबर्स के हिसाब से बताऊंगा लकी और अनलकी कलर्स कौन से होंगे, और फिर इसके बाद में मैं आपको लकी नंबर्स भी बताऊंगा, और उसके बाद में इस कोर्स का कल्मिनेशन होगा फॉर न्यू बिगनिंग के लिए। तो ये कोर्स कंटेंट है जो आपको 4 दिन के अंदर हम इनके ऊपर बात करेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो ये कंटेंट है, ये पूरे कंटेंट मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, चाहे मुझे अगर इसको एक्सटेंड करना पड़े डेज को तो भी मैं करूँगा, और बाकी हम इसको बहुत तरीके से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑकल्ट, बेसिक टाइप है ना, जो ऑकल्ट है इनकी कितने टाइप्स हैं, 2 तरह की ऑकल्ट है। सबसे पहली ऑकल्ट होती है वो होती है इंट्यूशन बेस्ड। इंट्यूशन बेस्ड में क्या होता है, आपको कुछ भी इनपुट नहीं देना है, बस आप जाके बैठो, अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर वो अपनी इंट्यूशंस पावर से कैलकुलेशन करके और आपको उसका सॉल्यूशन देंगे या उसका रीज़न बता सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एग्जांपल बता दूं, टैरो आपने सुना होगा ना, टैरो कार्ड साइंस होती है, रैकी है, प्रश्ना कुंडली है ना, उसके बाद शायद ये जो सामुद्रिक विज्ञान है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं, वो अपने इंट्यूशन से इतनी हमारे इस भारत देश के अंदर, इस कंट्री के अंदर इतनी नॉलेज और इतने हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, इतनी पावर है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपकी सिर्फ पाम को देख के बता सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर और टाइम सिर्फ आपकी पाम को देख के बता सकते हैं।
ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे भी बड़ा एक फ़ोन के ऊपर भी आपको बता सकता है एक ऐसा पर्सन, इतने लोग ऐसी, ये इतना ज्ञान है, ये ऐसा मिस्टीरियस नॉलेज है कि वो आपको, आप फ़ोन पे बात करो और बता देंगे आप अपने घर के इस जगह पे खड़े हो, आपने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, आपके पीछे या आगे आसपास कौन खड़ा है, सिर्फ फ़ोन के ऊपर। तो ये बहुत मैजिकल साइंस है, ठीक है। तो इंट्यूशन बेस्ड होती है और सेकंड होती है इनपुट बेस्ड। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, बाकी जो और भी हमारे धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की कुंडली बनाई जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी कुंडली बनती है, पर्टिकुलर उस डेट और उस टाइम के ऊपर जो भी प्लेनेट की जो पोजीशन होती है वो उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ में चलती है। और या जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है और जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई पंडित के पास जाते हैं, तो या तो आप कुंडली बताते हैं जो आपके पास होती है, या फिर वो आपसे पूछते हैं आप अपनी जन्म की तारीख बताइए, आप अपने जन्म का समय बताइए और अपने जन्म का स्थान बताइए। जब आप ये 3 इनपुट देते हैं तब जाके आपकी कुंडली तैयार होती है। उस बेस के ऊपर कैलकुलेशन करके और वो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसमें ऊपर नीचे हुआ, एस्ट्रोलॉजर तो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उन्होंने तो जो आपने बोला उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अब आपको एग्जैक्ट टाइम या अगर नई नॉलेज है तो फिर वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, और जो वो प्रिडिक्शन या जो एनालिसिस करेंगे वो मैच नहीं करेगा। और फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं ये पंडित जी को तो कुछ आता नहीं है, या ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये साइंस प्रूव्ड साइंस है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये इनपुट होगा तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज अभी स्क्रीन के ऊपर ये आई थिंक 100+ लोग हैं, मैं 50% का सिर्फ मिनिमल आपको एक रेशियो बता रहा हूँ। 50% लोगों को अपने बर्थ का एग्जैक्ट टाइम ध्यान होगा, अदरवाइज एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान होगा। किसी को ध्यान भी नहीं होगा और किसी को एग्जैक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही आता है, तो क्या हमको हमारा टाइम ध्यान नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी कोई हेल्प नहीं कर सकता? ये ऑकल्ट साइंस सबकी हेल्प कर सकता है। तो जिनको बर्थ टाइम ध्यान नहीं है या बर्थ प्लेस में कन्फ्यूजन है, सिर्फ डेट ध्यान है, तो ये न्यूमेरोलॉजी उसका सोल्यूशन दे देगा। और अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान नहीं है, ना तो बर्थ टाइम, ना बर्थ डेट और ना बर्थ प्लेस है, तो क्या ऑकल्ट हेल्प कर सकता है? 100% ऑकल्ट साइंस हेल्प करेगी। वो आपकी विदाउट डेट, विदाउट टाइम और विदाउट प्लेस भी बता सकती है आपके बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकती है, उसका सॉल्यूशन भी दे सकती है। तो ये न्यूमेरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, और आजकल जो एस्ट्रो वास्तु जो चल रहा है ये सारी है, ये इनपुट बेस के अंदर आती है। तो ये 2 तरह की ऑकल्ट है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग इनपुट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग इंट्यूशन बेस के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका व्हाट इज द न्यूमेरोलॉजी। ये मेरा क्वेश्चन था, आप लोगों ने जो आंसर दिया बहुत अच्छा दिया, वही आंसर है। मैं उसके अंदर कुछ एडिफिकेशन कर रहा हूँ, एडिट नहीं कर रहा हूँ, एडिफिकेशन कर रहा हूँ। न्यूमेरोलॉजी यानी कि न्यूमेरोलॉजी, न्यूमरस यानी कि नंबर्स, प्लस लॉजी यानी कि लॉजिक या साइंस। नंबर्स की लॉजिकली, कोई भी नंबर्स को हम लॉजिकली विथ साइंस कैसे हम उसको डिकोड करते हैं, कैसे हम उसके ट्रेड्स निकाल सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ को बता सकते हैं, यही न्यूमेरोलॉजी है। ये न्यूमेरोलॉजी ऐसी है जो सिर्फ आपके 8 डिजिट यानी कि 2 तारीख का डिजिट, 2 मंथ की डिजिट और 4 आपकी बर्थ ऑफ ईयर विद सेंचुरी, ये 8 डिजिट के ऊपर आपकी लाइफ का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ये पावर है इस न्यूमेरोलॉजी। कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई हमको प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। इसमें से जितने भी हम लोग बैठे हैं, जितने भी आप लोग हो, उसमें से सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो ध्यान ही होगी। सबके पास अपना गवर्नमेंट आईडीज़ है ना, वोटर आईडी है, चाहे आधार है, चाहे लाइसेंस है, सबके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है। और इसके साथ में अपना नाम तो सभी को ध्यान है। ऐसा कोई है जो कहे मुझे मेरा नाम पता नहीं है? तो अगर आपको अपना नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो ये न्यूमेरोलॉजी आपको
हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, हर तरीके से एनालिसिस कर सकती है। प्रेडिक्शन किसी ने बोला था, हाँ प्रेडिक्शन भी की जा सकती है, लेकिन मैं यही कहता हूँ 100% कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा कह देता है कि मैं आपका भाग्य चेंज कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ। मेरे हिसाब से एट द पॉइंट ऑफ माई व्यू ये पॉसिबल नहीं है, और अगर वो कर सकते हैं तो फिर वो भगवान के तुल्य हो गई हमारे सबके लिए। बाकी हम ये कहते हैं कि हम इसको सिर्फ डिकोड कर सकते हैं। 80 to 90% का रेशियो होता है, 80% तक हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, और 80% हमारी जो होती, जो भी हम प्रेडिक्शन करें, जो उसके बारे में बताएं, वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से न्यूमेरोलॉजी, अब आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरोलॉजी क्या है। नंबर्स को लॉजिक के साथ में उसका एग्जामिन करना, उसको स्टडी करना, दिस इज द न्यूमेरोलॉजी। साइंस के और लॉजिक के साथ में नंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है हाउ न्यूमेरोलॉजी वर्क। ये न्यूमेरोलॉजी वर्क कैसे करती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अपनी सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ। थोड़ा सा आपको अपने पीछे लेके चलता हूँ। जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में थे, सब लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड, हमने प्राइमरी तो सबने क्लियर किया है। तो जब हम प्राइमरी में थे, हम जब पढ़ाई करते थे, एक स्कूल का टाइम टेबल होता था और एक हमारा घर पे टाइम टेबल होता था पढ़ाई करने का, होता था। मेरा तो यही था। तो वो टाइम टेबल कौन डिसाइड करती है? ऑलमोस्ट मम्मीज, जितनी भी मम्मीज बैठी है, मैं सही बोल रहा हूँ, अपने बच्चों का स्टडी का टाइम टेबल घर का वही डिसाइड करती है ना। पापा तो जॉब पे या अपने बिजनेस पे, काम पे जाते हैं। तो मैं मेरे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि प्राइमरी के अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, यही थे सब्जेक्ट। तो मम्मी क्या करती थी कि स्कूल से आने के बाद जब हमारा लंच वगैरह हो जाता, उसके बाद, क्योंकि ट्यूशन का ट्रेंड अब आया, पहले ट्रेंड नहीं था, तो घर के अंदर ही टाइम टेबल सेट किया जाता था। 5 सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट 40 मिनट का एक स्लॉट रखा जाता था, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सोशल साइंस का और साइंस का। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे सबसे, कहते हैं ना, जो भारी लगता था वो मैथ्स। तो शुरू से मैं इतना शार्प नहीं रहा पढ़ाई के अंदर, मुझे मैथ्स तो नाम लेते ही गड़बड़ होने लग जाती थी कि अब ये क्या होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो जब मेरी मम्मी को पता नहीं था मेरे चॉइस और इंटरेस्ट के बारे में, तो उन्होंने क्या करते थे वो लोग, या सब मम्मी यही करती है कि सब सब्जेक्ट के लिए एक टाइम्स अलॉट कर दिया। 30 मिनट्स हिंदी पढ़ना है, 30 मिनट्स इंग्लिश पढ़ना है, 30 मिनट्स मैथ्स पढ़ना है। ऐसे 2.5 घंटे का या 3 घंटे का शेड्यूल बन गया आपका, और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी थी। लेकिन अब मेरे को मैथ्स पढ़ना तो समझ में ही नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था मैथ्स पढ़ना। तो क्या होता था, हिंदी तो मैं जैसे मान लिया बहुत अच्छे से पढ़ ली, इंग्लिश के बाद मुझे पता, इंग्लिश चालू हुआ, इंग्लिश के बाद पता है कि अब मैथ्स का नंबर आने वाला है। तो जब इंग्लिश के 10 मिनट बचते थे, तब से एक अंदर हलचल चालू हो जाती थी, अरे अब मैथ्स की बुक खोलनी पड़ेगी, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैथ्स का टाइम टेबल आया, वो टाइम हुआ जब मैथ्स की बुक खोल के हमको जो भी सम्स दिए जाते थे, होमवर्क दिया जाता था, उसको हम करते थे, भारी मन से भी करना पड़ता था। और उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता था, उसके 10 मिनट इस, कहते हैं ना, इससे बाहर निकलने में लग जाते थे। तो क्या होता था, इंग्लिश वाले 30 मिनट्स में से 10 मिनट तो वो खराब कर दिए। मैथ्स तो ज़बरदस्ती पढ़ ही रहे थे, कोई मतलब ही नहीं, घड़ी देख रहे थे कब 30 मिनट या 40 मिनट और कब ये बुक बंद हो। और उससे बाहर निकलने के लिए, उस ट्रॉमा से, मैं ट्रॉमा ही बोलता हूँ मेरे लिए, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के 10 मिनट और निकल जाते, तो नेक्स्ट जो आता था उसके 10 मिनट और ख़राब हो गए। क्या लगता है अगर मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँ, ये फर्स्ट सिनेरियो, तो कैसी मार्किंग होगी? और सेकंड सिनेरियो बताता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा। सेकंड सिनेरियो ये है, मान लिया मेरी मम्मा न्यूमेरोलॉजिस्ट रहती, या उन्होंने न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन ली होती, और उनको ये पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ है। तो फिर वो जो टाइम टेबल बनाती, वो कैसे बनाती?
सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाया, मैथ्स के लिए भी बनाया, लेकिन उसके अंदर इतना बताया कि बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ो बेटा, पर मैथ्स को इतना पढ़ लेना कि आप पास हो जाओ, क्योंकि अगर मैथ्स क्लियर नहीं हुई तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं कर पाओगे। बस इतना पढ़ लो कि आपके पासिंग नंबर मैथ्स में आ जाए, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मेहनत कर लो। ये सेकंड सिनेरियो। तो अब मेरे को पढ़ने का मज़ा आएगा या नहीं आएगा? अब तो मॉडरेशन फ्री के नहीं, अब मैथ्स को तो बस इतना ही पढ़ना है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊं मैं। तो अब बताइए मुझे, फर्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टडी करता तो मेरी अच्छी मार्किंग आएगी, या सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग स्टडी करूं तो मेरी अच्छी मार्किंग आएगी? बताइए हैंड रेस करके। सेकंड के लिए हैंड रेस कीजिए, फर्स्ट के लिए हैंड रेस कीजिए। कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? सेकंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई की जाती है। तो ये न्यूमेरोलॉजी भी यही है। ये न्यूमेरोलॉजी इतना बता देगी कि जो हमारे पास में जो कंसल्टिंग आती है, जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास में, मोस्ट प्रोबेबली जो जब बच्चा 9th में है तब ज़्यादा कंसल्टिंग होती है, काउंसलिंग जिसे बोला जाता है, कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, वो कौन से फील्ड में जाएगा, उसके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल रहेगा, तो वो हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से जब पता चल जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट ये है और इसकी लाइफ में ये चीज़ सक्सेस दिलाएगी, तो उस हिसाब से वो पेरेंट्स हैं वो उस प्रोग्राम को उस हिसाब से मॉडरेट कर लेते हैं। तो यही न्यूमेरोलॉजी आपकी लाइफ के अंदर यही चीज़ बताती है। जो भी चीज़ आने वाली है उस चीज़ को पहले से अगर आपको पता चल जाए, ये मैजिकल, ऐसा मैजिक नहीं है, मेरे पास कोई संजीवनी नहीं है कि ये बता देगा करण सिंह आपको कि आप 6 नवंबर को आप अपने घर से निकलेंगे और सेकंड जो आपका ट्रैफिक पॉइंट होगा वहाँ पे आपके सामने से कोई साइकिल वाला आएगा, वो आपको सामने से टक्कर मारेगा और पुलिस वाला आपका चालान बना देगा। ये ऐसा मैं नहीं कर सकता ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये न्यूमेरोलॉजी आपका एक टूल की तरह आपके लाइफ के अंदर काम कर सकती है। एक जीपीएस सिस्टम, आजकल सब जने नेविगेशन यूज करते हैं ना, हमको कहीं भी जाना होता है, कोई अदर सिटी में जाना है, हम एड्रेस नहीं जानते, सीधा सा एड्रेस फीड किया, मोबाइल को स्टार्ट किया, वो पूरा मैप आ जाता है, कहाँ से कहाँ पे जाना है, कैसा रास्ता, कौन सा रूट सही होगा, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे आपको पेट्रोल पॉइंट होगा, कहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, हर चीज़ आपको पता लग जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी वो जर्नी ईजी होती है या टफ होती है। लेकिन आज से 5 साल पहले अगर इमेज करो, क्या उस टाइम जीपीएस सिस्टम था? क्या हमको पता चलता था? हम जब भी बाहर जाते थे हमको रुक रुक के पूछना पड़ता था, भैया इधर जाना है कौन सा रास्ता जाए, इधर जाना है कौन सा रास्ता जाए। आज कोई पूछता है? तो ये न्यूमेरोलॉजी है जो आपको जीपीएस सिस्टम की तरह, एक गाड़ी के हेडलाइट की तरह आपको गाइड करेगी। हेडलाइट वो गाड़ी जो आपको बताएगी कि रास्ते में यहाँ पे खड्डा आने वाला है, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे ये है, आपको कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे आपको एक्सीलेटर दबाना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने हो तो आपकी राइड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही आपकी लाइफ की राइड है, यही आपकी लाइफ की जर्नी है। ये ऑकल्ट साइंस वो लैंप है, वो हेडलाइट है जो आपको बताएगी आगे का रास्ता। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूमेरोलॉजी हेल्प करती है। तो न्यूमेरोलॉजी जो हेल्प करती है, वर्क करती है कैसे? नंबर्स के बेस पे, 0 to 9 नंबर्स आपके, हम सबके साथ में नंबर्स तो अटैच है ना। और जो सेकंड है वो होता है नेम, यानी कि अल्फाबेट। हम सबका, हर एक का नाम है ना, सबका नाम है और सबकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि नंबर्स तो हमारे साथ हैं और अल्फाबेट भी हमारे साथ है। तो इसी के बेस के ऊपर ये काम करती है न्यूमेरोलॉजी, यानी कि नंबर्स की या अल्फाबेट की वाइब्रेशन होती है। इसीलिए इस न्यूमेरोलॉजी को वाइब्रेशन साइंस या स्पंदन शास्त्र भी बोला जाता है। ये वाइब्रेशंस बताती है, इस नंबर की क्या वाइब्रेशन होगी, इस अल्फाबेट की क्या वाइब्रेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन होती है तो उसमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और सिर्फ आपका नेम, ये 2 चीज़ें ही होती है। ये इनपुट से आपकी पूरी एनालिसिस हो जाती है। तो ये न्यूमेरोलॉजी नंबर्स की वाइब्रेशन और अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करती है।
नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। जो मैंने बताया वर्ल्ड वाइड कुछ फॉर्म्स है न्यूमेरोलॉजी की जो यूज़ की जाती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 100 के आसपास है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी फॉर्म्स बता देता हूँ जो बहुत ही फेमस हुई और जिनके ऊपर काम किया गया। प्लस एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं जितनी भी आपके सामने न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, न्यूमेरोलॉजी की जो भी काम किया गया, जो भी इसके ऊपर वर्क किया गया, वो कभी भी प्रिडिक्शन के लिए नहीं किया गया, कभी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए इनके ऊपर काम नहीं किया गया था। इसके ऊपर जो रिसर्च हुई थी, इसके ऊपर जो वर्क हुआ था, वो नंबर्स की वाइब्रेशन के साथ, नंबर्स की पावर के साथ में उसको डिकोड किया गया था। जो सबसे पुराना जो हमारा न्यूमेरोलॉजी का फॉर्म आता है वो है आपका कबाला न्यूमेरोलॉजी। सुना होगा कबाला न्यूमेरोलॉजी का नाम। ये इजराइल के वहाँ पे है, इजराइल का आपने देखा होगा ना। ये सबसे ओल्डेस्ट न्यूमेरोलॉजी फॉर्म है कबाला। इजराइल का आपने देखा ना, मैप कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये ऐसे शंख की तरह, ये सिर्फ ऐसे इसी के ऊपर काम किया गया इसमें, स्केलेटन टाइप है ना। सबसे ओल्ड और इफेक्टिव न्यूमेरोलॉजी है ये जो न्यूमेरोलॉजी थी कबालाइज लोग, जो कबालाइज ने काम किया वो किया था, इनके जुइस थे, जुइस यानी कि जैसे हमारे देवता होते हैं ना, वैसे इनके 10 जुइस थे। और आपको बता देता हूँ कि जो बाइबल का ओरिजिन है, जो बाइबल, वो एक्चुअल में हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। जो कबालाइज जो यूज करते थे वो हिब्रू लैंग्वेज थी, यानी कि इसके अंदर 22 अल्फाबेट्स होते हैं, हिब्रू अल्फाबेट्स बोला जाता है, और उन्हीं के साथ में ये जो बाइबल का जो ओल्डेस्ट ओरिजिन मिलता है वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर मिलता है। तो इन्होंने जो ये बाइबल था, जो ये डिवाइन का मैसेज था, तो इनको एक चीज समझ में आई कि ये जो अल्फाबेट या जो ये नंबर्स जो लिखा हुआ है, जो भी लैंग्वेज है, इसके अंदर मैसेज तो है लेकिन उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए फिर इन्होंने जो अपने हिब्रू अल्फाबेट थे उनको नंबर्स के साथ में डिकोडिंग धीरे धीरे करना चालू किया, और फिर जाके ये कबालाइज ने उस बाइबल को डिकोड करके और उस डिवाइन का मैसेज पढ़ा और फिर खुद ने समझा और पूरी दुनिया को समझाया। तो ये सबसे ओल्डेस्ट बाइबल का टेस्टिमोनियल आपको हिब्रू लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है न्यूमेरोलॉजी की, जो अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो आज विलुप्त हो गई है, क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज बहुत टिपिकल है और वो सिर्फ वहीं तक रह गई, उसका बाहर एक्सपेंड नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो पाई थी, इसलिए वहां तक लोगों के सीमित ही थी और सीमित लोगों तक रही, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जो नेक्स्ट आती है, जो फॉर्म आती है न्यूमेरोलॉजी की, वो है अब्जा न्यूमेरोलॉजी। अब्जा, जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा, ये न्यूमेरोलॉजी यानी कि अरेबिक अल्फाबेट, ये आपको साउथ एशिया के अंदर ये यूज होती थी, यूएई के अंदर, अरब। तो इसके अंदर क्या थे, 2 चीजें थी इसके अंदर। एक बोला जाता है इल्म उल शिफर, इल्म उल शिफर और इल्म उल हुरूफ या हरफ। इल्म इतना तो हमको उर्दू पता है, इल्म यानी कि नॉलेज, ज्ञान, किसका, शिफर बोला जाता है नंबर्स को। आपको अगर याद हो तो जब दूरदर्शन चलता था वहाँ पे जो बोला जाता था, वहाँ पे बोला जाता था 2 शिफर, 3 शिफर, फिर अशारिया यानी कि 0। तो इल्म और शिफर, और दूसरा है इल्म उल हुरूफ, हरफ यानी कि किसका नॉलेज, हरफ यानी कि अल्फाबेट। तो अब्जा न्यूमेरोलॉजी के अंदर क्या किया, इस शिफर यानी कि नंबर और अल्फाबेट की नॉलेज को, इसको कनेक्ट करके इनकी वाइब्रेशन या इनकी ट्रेड्स को निकाला गया। इस तरीके से काम किया उन्होंने, लेकिन ये यूएई के अंदर तक ही रही, क्योंकि अरेबियन लैंग्वेज ये भी ज़्यादा नहीं चल पाई। हाँ, लेकिन वहाँ पे जरूर ये चली थी साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर। तो धीरे धीरे ये भी हम कह सकते हैं इसको विलुप्त हो गई। और जैसा मैंने पहले बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ये न्यूमेरोलॉजी
जो है ये कभी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए इसके ऊपर कभी वर्क नहीं किया गया था, ये हम लोगों ने बाद में इसको निकाला। फिर जो थर्ड फॉर्म आती है वो आती है आपकी पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी आपने, हम सब ने 10th जो सेकेंडरी था उसके अंदर मैथ्स के अंदर एक थ्योरम थी, याद है सबको? सबसे इजी थ्योरम कौन सी थी? पाइथागोरस थ्योरम थी ना। तो ये 6th सेंचुरी के जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम भी बनाई थी और इन्होंने ये पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी को इजाद किया और ये आज भी बहुत अच्छे से वर्क होती है पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी। और अपने इंडिया में साउथ के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अभी भी ये अपने यहाँ पे भी अब यूज़ होने लग गई है। तो जैसे दूसरी इसके अंदर जो ग्रिड वगैरह बनाई जाती है, पाइथागोरियन के अंदर ग्रिड नहीं बनती है, लेकिन ये एक ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं। ट्राइंगल होता है ना ऐसा, जिसको हम पिरामिड, है ना, पिरामिड वाला वो शेप ट्राइंगल वाला वो होता है। तो ये 6th सेंचुरी के ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, इन्होंने इस न्यूमेरोलॉजी के ऊपर वर्क किया। क्या किया? इनको मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा था इनके पास, यानी नंबर्स का नॉलेज तो था, लेकिन इनको एक और शौक था, वो था म्यूजिक का। म्यूजिक, संगीत। कहते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक स्ट्रिंग से उसको प्ले किया जाता है। तो जो जब चाहे गिटार है चाहे वायलिन है जो भी, तो इनको जब स्ट्रिंग से प्ले किया जाता है तो उसके अंदर से एक नॉइज, एक साउंड निकलता था। उस साउंड को इन पाइथागोरस ने नंबर्स के साथ में कनेक्ट किया। और आज पाइथागोरस जो न्यूमेरोलॉजी पे ऊपर वर्क करते हैं वो सेम उसी के ऊपर, वो जो स्ट्रिंग के साथ में जो नंबर्स की वाइब्रेशन, कैलकुलेशन, ट्रेड्स, क्वालिटी, उसी के ऊपर काम किया जाता है। पाइथागोरस को हम लोग यूज़ करते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको हम कैसे ब्लाइंड्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी को भी हम भी यूज़ करते हैं और इसका वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो है चाइनीज़ न्यूमेरोलॉजी। चाइनीज न्यूमेरोलॉजी ये डेवलप कहाँ हुई? चाइना में। इसकी ऐसे तो इसका ओरिजिन है, उसकी कहते हैं ना किंवदंती या दंत कथाएं, कुछ ना कुछ है इसमें, लेकिन इसके अंदर क्या था जो मैं आपको एक या दो बता देता हूँ जितना मुझे आइडिया है। कि चाइना के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज होती थी पहले ज़्यादा, यानी कि भूकंप, बाढ़ वगैरह ये आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जो ये फ्लड आया वो फ्लड रुक नहीं रहा था, काफ़ी टाइम तक चला। नॉर्मली जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होती है और वो ख़त्म हो जाती है आने के बाद, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक चली और ये लोग उसमें निकल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे बोला जाता है चाइना के अंदर एक लोशू रिवर है, लोशू रिवर है, और वहाँ पे पर्सन ने लोशू रिवर की जो बैंड होता है ना, जो उसका जहाँ से वो चालू होता है, वहाँ पे एक टॉर्टोइज दिखा उनको, और कहा यह जाता है कि उस टॉर्टोइज की पीठ के ऊपर ये लोशू ग्रिड बना हुआ था, जो लोशू ग्रिड हम लोग क्या हम देखते हैं जो काम करते हैं। और कहते हैं कि उसके बाद से जब ये टॉर्टोइज के ऊपर ये लोशू ग्रिड दिखा, जो ग्रिड बने थे 9 बॉक्सेज, वो उसके बाद में कहते हैं कि वो जो फ्लड था वो भी रुक गया और इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज फिर कभी नहीं हुई। और उसी के बदौलत ये चाइना है। चाइना फेमस किस लिए है बता सकता है कोई? चाइना फेमस किस लिए? रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। कोई भी चीज़ दे दो, ये उसको एक एक चीज़ को सब खोल खुला के सारी चीज़ें करके और फिर अपने हिसाब से उसको तैयार करते हैं। और आज वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइनीज़ हर जगह के ऊपर काम किया है, हर जगह उसको यूज़, और इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और दूसरी जो स्टोरी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि एक चाइना के अंदर एक सेंट थे, संत, लोशू नाम था। उन्होंने जैसे हम कुंडली वगैरह बनाते हैं वैसे उन्होंने ये ग्रिड बनाई थी और उसके अंदर ये नंबर लिखे हुए थे, उसके ऊपर काम किया और इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ। इतनी स्टोरी और भी है, तो ये जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी। कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी ये कैलाडा एक जगह है मेसोपोटामिया के पास में। कैलाडा एक जगह है
मेसोपोटामिया के पास में। और ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी, कोई इसको शैलेडियन बोलता है, कोई इसको चैलेडियन बोलता है, लेकिन ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बहुत क्लोज है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उससे बहुत क्लोज है। और कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी के ऊपर जो काम किया उसमें आपने नाम सुना होगा, कीरोमैंसी बुक भी आई थी कीरोमैंसी के नाम से। कीरो थे जिन्होंने इस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी के ऊपर काम किया, और ये पूरा वर्क हुआ था अल्फाबेट्स के ऊपर। तो न्यूमेरोलॉजी जो भी करते हैं या जिनको भी न्यूमेरोलॉजी की नॉलेज है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी रेमेडी होती है, वो होता है नेम करेक्शन या नेम बैलेंस। आपने देखा होगा जितने भी ये बॉलीवुड स्टार्स हैं, इन्होंने अपने सब नाम चेंज किए हैं। चाहे आयुष्मान खुराना को ले लो, चाहे अजय देवगन को ले लो, चाहे काजल से काजोल कैसे बनी, रवि भाटिया से अक्षय कुमार कैसे बना, ये सारी चीज़ें। और बता देता हूँ मैं आपको, जितने भी ये हमारे जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट वाले, इनकी जर्सी का नंबर एक देखिए आप, कभी भी नंबर चेंज नहीं करते हैं, चाहे इंडियंस हो। और जो ये वर्ल्ड का सबसे फेमस है सॉकर, फुटबॉल, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भी जो ड्रेस होती है जर्सी, उसका नंबर वो एक न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन के साथ में उन लोगों ने उस नंबर को अडॉप्ट कर रखा है, और उससे काम होता है। चाहे धोनी का 7 हो, चाहे सचिन तेंदुलकर का 100 हो, चाहे विराट कोहली का, इन सब के नंबर्स हैं, तो ये वर्क करते हैं। तो ये जो कीरो थे, कीरोमैंसी, कीरो क्या है, ये एक पामिस्ट थे। ये मतलब हथेली, सामुद्रिक जो हथेली देख के और बता देते थे शुरू में ही इनकी, क्योंकि इनकी मदर को पामिस्ट आती थी, तो कहते हैं ना जन्म से ये चीज़ लेके आए थे। तो ये क्या करते थे, जब हर किसी को जैसे हाथ देखा और बता दिया और वो चीज़ें होने लग गई, वो चीज़ें होती थी, उसके ऊपर काम किया। उसके साथ में फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो भाई समझ में आती है, लेकिन ये वाइब्रेशंस भी काम करती है। तो इन्होंने फिर अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करना चालू किया। और आपको नॉलेज के लिए होगा, आपको नॉलेज, लेकिन मैं मेरी तरफ से भी बता देता हूँ, ये जो कीरो थे ये इंडिया भी आए थे, हमारे हिंदुस्तान में आए। जो भी हमारे विश्वविद्यालय थे जो इस स्पिरिचुअल साइंस से जुड़े हुए थे, जो वेद से जुड़े हुए थे, उनके साथ में बैठ के इन्होंने काम किया। और इंडिया के अंदर जो कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी के ऊपर काम किया गया था, वो हमारे, आपने नाम सुना होगा, पंडित सेतुरमन जी। पंडित सेतुरमन जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया, और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, अगर आपको चांस मिलता है तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा, फॉर्चून ऑफ साइंस। फॉर्चून ऑफ साइंस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में, और भी दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इन्होंने, सेतुरमन जी ने इस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया, और इन्होंने प्रेडिक्शंस भी काफ़ी की, एनालिसिस भी किए, और वो एकदम एक्यूरेट जाते थे। और ये हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ में क्लोजली कनेक्ट है, इसलिए ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी हम भी यूज़ करते हैं करेक्शन, नेम जब बैलेंस करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो फॉर्म है ये है वैदिक न्यूमेरोलॉजी। ये आपने नाम सुना होगा ना, वैदिक न्यूमेरोलॉजी। तो वैदिक न्यूमेरोलॉजी है, ये हमारा कोई पौराणिक शास्त्र या ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे विद्वान, जो हमारे पंडित, जो हमारे शास्त्री, जो भी थे जिन्होंने काम किया, तो देखा जब दूसरी जगहों पे इंडिया से बाहर में अगर इस साइंस के ऊपर वर्क किया जाता है, तो फिर प्रतिभा और ज्ञान की हमारे देश के अंदर कोई कमी नहीं है। तो फिर उन्होंने इस नंबर्स को अपने प्लेनेट्स के साथ में कनेक्ट करके और एक नई फॉर्म बनाई, उसका नाम रखा गया वैदिक न्यूमेरोलॉजी। और वैदिक न्यूमेरोलॉजी के अंदर, जैसे मैंने लोशु के अंदर बताया 8 योग होते हैं, 8 योग है, वैसे वैदिक के अंदर 51 योग आते हैं, और इसकी एनालिसिस बहुत एक्यूरेट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थी वर्ल्ड वाइड जो यूज की जाती है न्यूमेरोलॉजी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नंबर्स हमारे साथ में है, नंबर्स हमेशा आपके साथ में रहते हैं, मेरे साथ में, आपके सबके साथ में। तो सबसे पहले बात करें तो जब आप और हम जब भी इस धरती पर अवतरित हुए, यानी कि जिस दिन हमने इस धरती का 2.5 किलो वजन बढ़ाया, उस दिन एक तारीख थी, एक महीना था, एक ईयर था और एक समय था। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, और ये सिर्फ 8 नंबर, 8 डिजिट आपके बारे में सब कुछ बताती है। इस न्यूमेरोलॉजी साइंस के थ्रू सिर्फ आप
इस 8 डिजिट के ऊपर उस आदमी का पुराना, प्रेजेंट का और फ्यूचर का हर चीज़ बता सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर होता है आपके साथ में, जिसकी वाइब्रेशन आपके साथ में फ्रॉम योर बर्थ टू टिल योर लास्ट डे ऑफ लाइफ, लास्ट टाइम ऑफ लाइफ, लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ तक जो वाइब्रेशन चलती है, दैट इज द 8 डिजिट डेट ऑफ बर्थ। ये इम्पोर्टेंट है। जो सेकंड जो आता है, फिर हमारे साथ में नंबर, जैसे हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, वहाँ पे एडमिशन नंबर मिला, फिर रोल नंबर मिला, स्कूल बस में जाते थे तो बस का नंबर होता था। तो मेरे पास भी ऐसे मतलब कॉल्स वगैरह आती है, अरे करत मेरे बच्चे को ये नंबर मिल रहा है, ये ले ले क्या, ये अच्छा है क्या, ऐसा है क्या। अरे भैया जो मिल रहा है वो ले लो ना, फिर ऐसा नहीं हो कि आपका टाइम निकल जाए, फिर आप क्या करोगे। नंबर्स हमारे साथ में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं आप उनको चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। बाकी जो नॉर्मल है, एडमिशन नंबर है, कितने टाइम तक रहेगा, चेंज हो जाएगा ना। रोल नंबर हर साल चेंज होता है, स्कूल बस नंबर चेंज होती है। तो और फिर जैसे होटल गए, हम फ़ोन कर रहे कि ये हम यहाँ पे आए हैं, होटल में यही रूम खाली है, हम क्या ले लें क्या। आप होटल में कितने दिन रहोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो चेंज होगा ना। तो वो आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि आपका जो हॉस्टल का रूम नंबर मिला, जब तक आप हॉस्टल में पढ़ाई करो तब तक वो रूम नंबर है, फिर चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमको अच्छे से ध्यान रखने, और कुछ नंबर है जो मिल गया वो भी ठीक है। तो सबसे पहला आप नोट कर लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये वाइब्रेशन है जो आपकी होल लाइफ आपके साथ में रहेगी। सेकंड जो आता है इंपॉर्टेंट नंबर, वो आता है हाउस नंबर। जिस आप घर में रहते हैं, जिस आप जगह पे रहते हैं, उसका एक नंबर है, और वो वाइब्रेशन आपके साथ में हमेशा कनेक्ट रहेगी। चाहे आपका जिस घर में जन्म हुआ उसका नंबर है, आप जिस घर में रह रहे हैं वो नंबर आपके साथ में वाइब्रेट जरूर करेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर की जो वाइब्रेशन आपके साथ में, वो है हाउस नंबर। थर्ड आता है, हम कहीं जा रहे हैं जर्नी पे, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, तो उसके अंदर सीट नंबर मिलता है। तो ठीक है, वो एक जर्नी तक के लिए है आपके साथ में, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं बोलोगे ना, नहीं मेरे को तो यही नंबर चाहिए, वो कहेगा नंबर नहीं है तो क्या करोगे, जर्नी कैंसिल कर दोगे। और आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क हुआ तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं ना। तो इतना भी नहीं, जो ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ध्यान रखना है वो नंबर्स को ध्यान रखिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर आता है, वो आता है आज के टाइम में। ये राहु का काल है, राहु अभी एक्टिव है। जिसका राहु अच्छा है उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, अभी मैलेफिक प्लैनेट का टाइम है। तो फोन और मोबाइल नंबर ये आज इतनी नेसेसिटी बन चुकी है। ये कोरोना आने के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया। चाहे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई से ले लो, चाहे आपका बिजनेस से ले लो, चाहे आपका होम वर्क से ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये मोबाइल नंबर 24 घंटे साथ में रहता है ना। सोएंगे, सबके पास अपना, आजकल सब बिजनेस मोबाइल से ही रन करते हैं, पहले भी करते थे। एक नंबर होता था, एक फैमिली के लिए पर्सनल नंबर, एक बिजनेस नंबर। सारी चीज़ डील करना, बात करना, प्लान करना, ऑर्डर देना, सब कुछ करना, सब मोबाइल से होता है ना बिजनेस। तो कौन है जो चाहता है कि मेरा बिजनेस फ़ोन कभी नहीं बजे, है क्या कोई ऐसा? सब जने चाहते हैं मेरे बिजनेस फ़ोन हमेशा चालू रहे, हमेशा कॉल्स आती रहे, क्योंकि जब उसके ऊपर कॉल आएगी और आप वर्क करोगे तभी तो आपकी इनकम होगी, तभी आपकी अर्निंग होगी। तो ये मोबाइल नंबर है, इसकी वाइब्रेशन आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ के अंदर। तो इसको भी आप नोट कीजिए, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर ये गाड़ी का नंबर ऐसा है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। यानी कि चाहे आपकी 2 व्हीलर का, मोटर बाइक का, है ना, स्कूटी का, चाहे कार का, किसी का भी जो नंबर होता है वो वाइब्रेशंस आपके साथ में जरूर अटैच रहेगी। और इनको चेक करना या इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो नेक्स्ट आता है वो आती है आपकी लाइफ पार्टनर, यानी कि जब आपकी मैरिज हुई, वो शादी की तारीख, वो वाइब्रेशन आपकी जब शादी हुई, वो नंबर्स की क्वालिटी, वो ट्रेड्स आपके साथ में ऐड ऑन हो गए। और जो आपकी लाइफ पार्टनर है, उसकी स्पाउस, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर भी आपके साथ में ऐड ऑन हो गए। क्योंकि पहले है ना, पंडित जी कुंडली मिलाते हैं ना, अभी भी मिलाते, पहले भी मिलाते थे, गुण मिलान करते थे,
तो गुण क्या मिलते थे? जो उनकी कुंडली के ग्रह हैं और जो आपकी कुंडली के प्लेनेट है उनको देखा जाता था ये आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई 16 गुण मिलते, कहीं 32 गुण मिलते, कहीं 8 मिलते, फिर उस हिसाब से पंडित जी एडवाइस करते थे और कभी भी करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है, कैसे मैचिंग होती है मैरिज की? लड़के की डेट ऑफ बर्थ, लड़की की डेट ऑफ बर्थ, इनको आपस में मैच किया जाता है। कैसी वाइब्रेशन है, गुड है, न्यूट्रल है, बैड है, उस हिसाब से एडवाइस किया जाता है। तो दो कुंडलियां जैसे मिलती है, जैसे दो लोगों का मिलन होता है, जो ये गठबंधन होता है, वैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपका न्यूमेरोस्कोप है, आपकी स्पाउस का न्यूमेरोस्कोप, जिस दिन आपकी शादी उस दिन ये दोनों कनेक्ट हो गए और वो नंबर्स है वो दोनों का आपस में एक्सचेंज हो गया। तो ये वाइब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट आता है फिर जब आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया होगा, जॉब ज्वाइन किया होगा, तब भी एक डेट रही होगी, तब भी एक नंबर रहा होगा। लेकिन वो नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितने ये नंबर होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर और आपकी मैरिज डेट या आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, ये नंबर्स आपके साथ में जरूर काम करते हैं। अब सिस्टम है जो मैं यूज करता हूँ और ये न्यूमेरोलॉजी सीखने के बाद आप लोग भी यूज करेंगे, तो एक ब्लेंड बनाता है हम लोग। सबसे पहले हम चाइनीज न्यूमेरोलॉजी से क्या लेते हैं, ओनली ग्रिड, सिर्फ हम नंबर फिल करते हैं, उसका काम सिर्फ वहां तक होता है, उसके बाद हम उसको यूज नहीं करते। सेकंड आता है कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी, जहाँ पे हमको नेम करेक्शन करना होता है या नेम के अल्फाबेट की वाइब्रेशन चेक करनी होती है। तो थ्रू दिस न्यूमेरोलॉजी कीरो कैलेडियन को हम वहाँ पे काम लेते हैं। थर्ड आता है वैदिक न्यूमेरोलॉजी, जब हम नंबर्स को प्लेनेट के साथ में कनेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी, ट्रेड्स, उसका बिहेवियर, ये सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और जो आता है पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी, इसके अंदर इसके न्यूमेरोलॉजी जब हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, कुछ मास्टर्स नंबर्स होते हैं, वो हम पाइथागोरियन से लेते हैं। तो ये सब ये भी 3 और 4 न्यूमेरोलॉजी फॉर्म्स है, इनको ब्लेंड बनाया जाता है। जैसे एक मैंगो शेक बनता है, उसके अंदर मैंगो भी डाला जाता है, शुगर भी जाता है, आइस क्यूब भी जाते हैं, मिल्क भी जाता है और एक ब्लेंड करके एक शेक तैयार होता है। सबको ऐसे अलग अलग खा के शेक हो सकता है क्या? नहीं ना, उसको मिक्स करना पड़ेगा, तब एक टेस्ट भी आएगा और एक अच्छी चीज़ भी बनेगी, एक नई क्रिएटिविटी होगी। तो जो यही सिस्टम है हमारा, हम इस तरीके से ब्लेंड करते हैं उसको और यूज़ करते हैं, तब जाके एक एनालिसिस बनती है और वो एनालिसिस फिर एक्यूरेसी के साथ में काम करती है। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बेसिक न्यूमेरोलॉजी के बारे में, न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स के बारे में, न्यूमेरोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे काम करती है। तो यहाँ तक बढ़िया, होपफुली समझ में आया होगा आपको। और अगर आपके कोई कुछ भी पूछना चाहता है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। फिर एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी रेस्पेक्टेड हमारे मेंबर से एक एक जना एक एक करके बात कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन में हो सकता है किसी दूसरे का क्वेश्चन और उसको भी जवाब मिल जाए। नहीं तो ऐसा होगा अगर सब साथ में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप आराम से एक एक जन बात कीजिए और हम उसके ऊपर फिर बात करते हैं।